खौफनाक इफरीत की सच्ची भूतिया कहानी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए इफरीत नाम की शक्ति की ऐसी डरा देने वाली कहानी जिस सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इफरीत एक बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी होती है, इतनी खतरनाक होती है कि आपको खड़े खड़े किस हालत में छल देगी ना, आप कभी उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे। आपको डिटेल में पता चलेगा इफरीत के बारे में। पहले जान लेते हैं मधु नाम की भेजी हुई लड़की की ये कहानी जो उनके परिवार के साथ पिछले 100 सालों से घटती चली आ रही है। जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आज आप लोग को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो मधु है ना, इसके दादी ने इसे एक ऐसी खौफनाक घटना कहानी जो भी बोलो उसको बताई आज से 3 साल पहले, जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था और उसको एक्चुअली पता भी नहीं था कि हमारे खानदान में इतने साल से कोई इतनी खौफनाक घटना घटती आ रही है। उसे नहीं पता था, इनफैक्ट कोई भी बच्चों को नहीं पता था, लेकिन उनके घर वालों से छुपाना भी चाहते थे कि बच्चे डरे ना उस घर में जाने से या कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज से 3 साल पहले जो ये मधु है अपनी दादी के मुंह से वो स्टोरी निकलवा ही लेती है। होता है क्या है, एक दिन ऐसे ही अपनी दादी का पेट दबा रही थी मधु, तो वो दादी को देखते हुए बोलती, दादी आपका यहाँ पे इतना गहरा निशान किस चीज का है? अलग ही निशान लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो घाव बहुत पुराना तो है लेकिन बहुत ताजा लग रहा है और बहुत ही गहरा घाव लग रहा है। आपको कैसे चोट लगा था इधर? तो दादी बोलती है कि ये चोट का निशान नहीं है, कुछ और है। तो वो बोलती है क्या निशान है, चोट का नहीं है? तो दादी बोलती है नहीं, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। तो ये लोग बोलते क्यों नहीं बता सकती? तो बोलते नहीं बेटा, तुम लोगों को नहीं बता सकते, तुम लोग डर जाओगे और हमारे खानदान में बहुत ही कुछ खौफनाक घटना अभी भी घटती है और पहले से घटती आ रही है। तो ये लोग और डर जाते हैं, बोलते नहीं दादी प्लीज बता दो क्या घटना है, हमको डर लग रहा है। आप नहीं बताओगे तो भी हमको डर लगेगा, हमको अपने गांव वाले उस घर में जाने से वैसे भी डर लगेगा, तो आप बता दो प्लीज। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनकी मम्मी भी बोलती है हाँ माँ जी बता दो, क्या प्रॉब्लम है आपको, इतना गहरा लगा कैसे? मैं भी बहुत बार पूछने की कोशिश करती थी लेकिन मैं कोशिश करने के बाद भी पूछ नहीं पाती थी। तो दादी तब बताना स्टार्ट करती हैं। दादी बताती हैं कि आज से बहुत साल पहले जब दादी की शादी हुई थी, जब दादी बहुत यंग आप अपने वहाँ पे उत्तर प्रदेश के गांव में शादी करके आई थी, उस टाइम पे उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। उनकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे थे। जो दादी की सास थी वो भी बहुत अच्छी थी, दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनको छोटी छोटी बोलती थी मेरी बहू बहुत अच्छी है, इतना प्यार करती थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। होता क्या है, एक टाइम पे दादी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहती थी, लेकिन क्या होता है कि तबीयत खराब रहती थी इतना सब कुछ इग्नोर करती थी क्योंकि उनके घर पे किसी की शादी भी होने वाली थी। तो शादी का टाइम था, बहुत सारे फंक्शन करने थे, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और उस टाइम पे कैसा था कि जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना वो पीस के करते थे। गेहूं जैसे होते चक्की होता था उससे पीसते थे, या दाल भी निकालना है तो पीस के निकालते थे, वो सब काम करना रहता था। और दादी थी घर की बहू, तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो क्या होता है, दादी सोचती है कि अभी हमारे घर पे माहौल बहुत ज़्यादा लोग हैं, माहौल अलग ही लग रहा है, तो एक काम करती हूँ आज रात में मैं जल्दी उठ जाती हूँ और उठ के थोड़ा बहुत आटा पीस लेती हूँ कल बनाने के लिए, जो चक्की उसमें पीस लेती हूँ। तो गेहूं पीस, हाँ वही गेहूं पीस के आटा बना लेती हूँ। तो दादी ऐसा ही सोचती है, दादी सोचती है मैं जल्दी तो सो जाती हूँ और एक काम करूंगी 2-3 बजे भी उठ के पीसना स्टार्ट करूंगी, तो सुबह के 5 बजे तक 4 बजे तक अच्छा खासा पीस लूंगी, जितना बन जाए उस दिन के लिए खाने के लिए। दादी ऐसा ही करती हैं। 3 बजे करीब वो उठती हैं, जो भी दातुन रहता है सब करती हैं, फ्रेश होती हैं। उसके बाद गेहूं लेके बैठ जाती हैं पीसने के लिए। उसी में जो पीसने वाला रहता है ना, चक्की ऐसा वाला रहता है, गाँव में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत छोटे छोटे गाँव में, उसमें लेके बैठ जाती है पीसने के लिए। जब दादी ऐसे चक्की से पीसी रही होती है, आटा पीसी रही होती है, तभी उन्हें अचानक से किसी के घुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे कि बहुत ही गंदी सी आवाज में कोई घुर्राया। अचानक से जो पीस रही होती हैं वो रोकती हैं और इधर पीछे देखने की कोशिश करती है कहाँ से आवाज़ आ रही थी, इधर भी देखने की कोशिश करती है चारों तरफ। वो आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन आंगन का जो मेन गेट था वो तो बंद था और कोई वहाँ पे था नहीं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ऐसी आवाज़ आई किसकी। फिर उनको लगता है कि हो सकता है मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ लग रहा होगा, या बाहर से कुत्ते बिल्ली किसी की आवाज़ आई होगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। वापस से वो पीसना स्टार्ट कर देती हैं, पीस रही होती हैं। तभी उन्हें वापस से इस बार और तेज घुर्राने की बहुत जोर से आवाज आती है। अब दादी डर जाती हैं।
उनको ऐसा लगता है कि पक्का हो ना कुछ गड़बड़ है। एक काम करती हूँ, मैं उठ के देखती हूँ कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है, क्यों ऐसी आवाज़ आ रही है, कोई कुत्ता पहले से घुस तो नहीं है गया घर में, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले दरवाज़ा बंद होने से पहले घुस गया होगा। अपना लालटेन लेती हैं और लेके पूरे आंगन में चारों तरफ देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी कुत्ता बिल्ली या कोई भी इंसान को दिखाई नहीं देता है। अभी वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी कि वो जो आवाज़ मेरे को दो बार आई, दो बार मेरा वहम नहीं हो सकता, आवाज़ आई तो आई किसकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर दादी एक घर ये भी सोचती हैं कि अभी मुझे तो गेहूं डाल के आटा पीसना ही पड़ेगा, अगर नहीं पीसूंगी तो सुबह सुबह खाना कैसे बनाएंगे, इतने सारे मेहमान लोग आए हैं, शादी का माहौल है, कैसे सब कुछ होगा। एक काम करती हूँ, जो भी है छोड़ो, उसको जाने दो, मैं अपना आटा पीसना स्टार्ट कर देती हूँ। वापस वो पीसना स्टार्ट करती है, पीसी रही होती है, तभी अचानक से उनकी चीख निकल जाती है। उनकी चीख निकलती है, उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। अच्छा। चीख निकलने के बाद जब उनकी चीख निकलती है, जो दादी की सास थी वो शायद पानी पीने के लिए उठी थी, वो भागते हुए उनके पास आती हैं, और उनके पास जब आती है ना तो पूछती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, मतलब क्यों चिल्लाई तू। तो दादी जो थी बताती हैं कि माँ जी मेरे पीठ पे देखिए। जब दादी की सास उनके पीठ पे देखती हैं, वो पूरी तरह से हक्की बक्की हो जाती हैं, क्योंकि दादी की पीठ पे किसी के ऐसे पंजा मारने का अलग ही निशान था, बहुत ही खतरनाक पंजा मारने का निशान था। ऐसे पूरा गड्ढा पड़ गया था और इतना मोटा घाव था कि कोई भी इंसान बेहोश हो जाए वैसे घाव से, लेकिन ब्लड एक बूंद भी नहीं निकल रहा था, एक बूंद भी ब्लड नहीं निकल रहा था। अब दादी की जो सास थी वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर किसने मारा, पंजा मारा, और ये पंजा लग रहा है कोई भेड़िया मारा है। तो भेड़िया पहली बात आंगन में आया कैसे, और किसी ने ऐसा पंजा मारा तो फिर वो निशान मतलब निकला कैसे, और खून कैसे नहीं निकल रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। दादी को लेके जाती हैं उनके रूम में, पानी वानी मुंह पे छिड़क के उनको होश में लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती हैं। सब लोग घर वाले इकट्ठे होते हैं, सब लोग पूरे खानदान जितने लोग सब लोग उठ जाते हैं, उनको बहुत होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी नहीं उठती हैं। ये परेशान हो जाते हैं, सोच नहीं पाते कि आखिर हम करें तो करें क्या। अब सुबह होने का इंतजार करते हैं, ये कोई तो हॉस्पिटल दूर होगा जहाँ पे हम लेके जाएंगे, तो किसी डॉक्टर को या वैद्य को दिखाएंगे तो शायद ठीक हो पाएंगे। अब वेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी भी वो होश में नहीं आती हैं। अभी ये लोग सोचते हैं कि कोई भी गाड़ी वाड़ी बैलगाड़ी कुछ तो हम इंतजाम करें, कुछ तो करें कि उनको लेके जाएंगे हम हॉस्पिटल, या कुछ तो करेंगे। तभी यही मतलब दूसरे दिन, जिस दिन लगा था उनको, उसके दूसरे दिन दोपहर के टाइम में उनको होश आता है। जब होश आता है तो दादी की जो सास थी उनके पास भागते हुए जाती हैं और बोलती हैं क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा बेहोश कैसे हो गई थी, और जो निशान है वो कैसा निशान है। तो एकदम धीमी धीमी आवाज़ में दादी बोलती हैं कि माँ जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं उस दिन गेहूँ पीस रही थी, तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज़ आई थी घुर्राने की, और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत ज़ोर से मेरी पीठ पे ऐसा पंजा मारा, और उसके बाद मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा। जो दादी की सास थी वो सब कुछ समझ जाती हैं, सब कुछ, कि आखिर इसके साथ ये सब कुछ हुआ क्यों और क्या हो रहा है। और उनको ये भी पता चल जाता है, उस टाइम तक वैद्य भी आ चुके थे, उनको ये भी पता चल जाता है कि जो उनकी बहू है वो प्रेग्नेंट है, और जो उनकी बहू प्रेग्नेंट थी अपनी सास को नहीं बताई थी। पहले टाइम पे लोग होते थे ना ऐसा, अपनी सास को या किसी को जल्दी बताते नहीं थे, एक बार बच्चा होने वाला था तभी पता चलता था, ऐसा शर्माते थे लोग उस टाइम पे, तो उन्होंने नहीं बताई थी। तो क्या होता है, तो दादी की सास बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे बताया नहीं, तुम और यहाँ पे रह रही हो। तो पूछती हैं दादी जी की मतलब क्यों, यहाँ पे रहने में क्या प्रॉब्लम है, मैं प्रेग्नेंट तो क्या अपने ससुराल में ही रहूँगी ना, मैं कहाँ जाऊँगी। तो दादी की सास फिर जाके सब लोगों को सारी चीज़ें बताती हैं। दादी की सास बताती हैं कि जो ये खेल चल रहा है, जो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, ये अभी से शुरू नहीं हुआ है। जब मैं यंग हुआ करती थी, जब दादी की सास यंग हुआ करती थी, उस टाइम से मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरुआत हुआ, और मैंने इस प्रॉब्लम को बढ़ावा दिया, मैंने ही अपने घर पे लाई हूँ। तो क्या होता है, जब दादी की सास यंग हुआ करती थी, उस जमाने की बात है, जब वो बहुत यंग थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके 5-6 साल शादी को हो गए, 8 साल शादी को हो, उनके बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, एकदम परेशान हैं सब लोग, खानदान वाले सोच रहे हैं कि हमारी पीढ़ी क्या यहीं पे रह जाएगी, बच्चा नहीं होगा तो इनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, सब लोग बहुत टेंशन में है। तो जो दादी की सास थी वो ऐसी आस पड़ोस की औरतों से बात करती थी और सोचती थी, बोलती थी मैं तो ऐसे बाँझ रहूँगी, मेरा तो कोई बच्चा होगा ही नहीं, मैं क्या करूँगी। तभी उनकी पड़ोस की एक औरत दादी की सास को बताती हैं कि तुम एक काम करो, अपने गाँव का जो बगीचा है ना, जो हमारे गाँव का
था, उस वहाँ पे एक मोटा सा पेड़ है, शायद वो इमली का पेड़ था। वो जो मोटा सा पेड़ है वहाँ पे तुम एक धागा बांध दो, धागा बांध दोगी तो शायद तुम्हारा बच्चा हो सकता है, क्योंकि गांव के बहुत सारी औरतों ने वहाँ पे धागा बांधा है। इनको तो पहले थोड़ा अजीब लगता, सोचते हैं कि धागा बांधने से पेड़ पे कैसे बच्चा हो सकता है, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद, उनको लगता है कि शायद हो सकता है कि उसकी वजह से मेरा हो जाए बच्चा, तो मैं क्या है करने में क्या जाता है, एक काम करती हूँ मैं जाके बांध देती हूँ। परदादी ये कहानी हाँ, सुना दो अपनी बहू को। हाँ। परदादी की बात है ये। तो परदादी वो जो धागा था वो लेके जाती हैं, और जो इमली का मोटा सा पुराना सा एकदम बहुत ही पुराना पेड़ था वहां पे धागा बांधती है और अपने घर पे आ जाती हैं, और बस यही उम्मीद रखती है, प्रे करने लगती है कि शायद जो औरत ने बोली थी वो हो जाए, मेरा कोई तो बच्चा हो जाए, इस उम्मीद में आती हैं। 1 हफ्ते हो जाते हैं, उसके बाद वो सोचती है कि शायद हो सकता है कि होगा कभी, भगवान जब चाहेंगे तब देंगे, होगा ही। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब उनके हस्बैंड, परदादी के हस्बैंड जब घर पे नहीं थे, परदादा यानी कि वो कहीं बाहर गाँव गए हुए थे किसी काम से, परदादी अकेले अपने रूम में सो रही थी, तभी अचानक से रात के 2-2:30 बजे करीब उन्हें किसी घुर्राने की आवाज़ आती है। जब घुर्राने की आवाज़ आती है तो अचानक से उनकी आँख खुलती है, डर जाती हैं वो कि किसकी आवाज़ थी। जब दूसरी साइड, अपने बेड के दूसरी साइड देखती हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बहुत ही लंबा चौड़ा अलग सा दिखाई देने वाला इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, ऐसा लग रहा था कि आंखों से खून निकल रहा है, इतनी लाल आंखें थी उसकी। वो इंसान वहाँ पे जब खड़ा दिखती है परदादी उसको तो डर जाती हैं, बोलती है कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो जो इंसान था वो बोलता है मैं इफरित हूँ। हाँ, तो दादी जो परदादी थी वो डर जाती, बोलती मैं कौन, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, बहुत डर जाती हैं। तो वो बोलता है कि तुमने ही मुझे बुलाया है। वो बोलती मैंने कब बुलाया तुम्हें, बहुत डरी हुई थी। तो बोलता है कि तुमने उस पेड़ में धागा बांधा था और उस पेड़ में मेरा वास है, और तुम्हें कुछ तुम्हारी ख्वाहिश भी थी, जो तुमने ख्वाहिश वहाँ पे रखी थी, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो परदादी बोलती है कि ऐसे मतलब क्या तुम मुझे बच्चा दे सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें बच्चा दे सकता, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तो खुश रहती, सोचती है कि मतलब आखिरी उम्मीद है, मतलब मुझे बच्चा होने वाला है। तभी वो बोलता है इफरित कि लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तो परदादी बोलती है क्या चाहिए। तो बोलता है पहले बताओ तुम दे पाओगी। तो बिना कुछ सोचे, 1 मिनट भी बिना कुछ सोचे, परदादी फटाक से हाँ बोल देती हैं, बोलती है हाँ तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी, बस मुझे मेरे घर पे एक बच्चा हो जाए मुझे। तो क्या होता है, वो ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। 1 हफ्ते बाद दादी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेग्नेंट होने के 1 हफ्ते बाद वो जो रात के टाइम ऐसे सो रही थी आराम से परदादी, तभी अचानक से उनके वापस से घुराने की आवाज आती है। जब वो उठती हैं तो क्या पाती हैं कि वही इफरित वापस से उनके बेड के पास खड़ा है। उसे देख के डर जाती हैं, बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी, जो मुझे चाहिए वो तुम दो मुझे। तो परदादी बोलती है क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या चाहिए, मैं कोई बलि चाहिए, कुछ चाहिए मैं तुमको दे दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलता है मुझे कोई बलि नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। अभी परदादी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि इतने साल बाद उनके घर पे कोई मेहमान आने वाला था या आने वाली थी, और इतने टाइम बाद परदादी प्रेग्नेंट हुई थी। इतनी डर जाती है, बोलती है नहीं मैं तुम्हें अपना बच्चा क्यों दूं। तो बोलता है तुमने वादा किया था कि तुम जो मांगूंगा दोगी। तो वो डर जाती है, चिल्लाने लगती है, चिल्ला के पूरे घर वालों को इकट्ठा कर लेती है परदादी। सब घर वाले आते हैं, तब तक वो गायब हो जाता है। घर वाले आते हैं तो परदादी अपने सास को बताती है कि ये सारी प्रॉब्लम हुई, मैं वहाँ पे उस पेड़ पे गई थी और ये घटना के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। तो सब लोग घर वाले डर जाते हैं, सोचते हैं किसी पंडित जी के पास या कहीं लेके जाते हैं सुबह होने के बाद इसको। तो परदादी को एक पंडित जी के पास लेके जाया जाता है। जब पंडित जी के पास लेके जाए, सारी बातें बताई जाती है, तो पंडित जी बोलते हैं कि वो इफरीत है, वो इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ सकता, और उसकी एक यही चाह होती है कि उसे बच्चा चाहिए होता है। दरअसल इफरीत जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में अभी बता दूं यहाँ पे कहानी पॉज करके, कि जो इफरीत होते हैं ना, ये एक जिन का प्रकार होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं इनके प्रकारों में, लेकिन काफी ज्यादा होते हैं। और इनके अंदर एक खास शक्ति ये होती है कि इंसानों के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और इंसानों के बहुत खतरनाक दुश्मन भी बन सकते हैं, और इंसानों की हर मांग ये पूरी कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो। तो अब अपनी आगे कहानी कंटिन्यू करो।
तो क्या होता है, पंडित जी बोलते हैं कि जो ये इफरीत है वो नवजात शिशु मतलब जब पैदा होने से पहले सिर्फ 1 महीने के ही रहते हैं माँ के पेट में, तभी वो उस बच्चे की बलि लेता है और उस बच्चे के खून से खुद को वो और जवान करता है और खुद को और ताकतवर करता है। ऐसा वो करता है। तो परदादी और सब लोग डर जाते हैं, बोलते हैं अपने बच्चे को कैसे बचाए, क्या करें। तो पंडित जी बोलते हैं तुम्हारे घर पे तो मैं पूजा पाठ करवा दूंगा, लेकिन वो काफ़ी नहीं है उससे बचने के लिए। एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके तुम उस घर को छोड़ दो जब तक तुम्हारा बच्चा ना हो जाए। तो ऐसा ही होता है, परदादी को उनका मायके भेज दिया जाता है। उसके बाद जब उनका बच्चा हो जाता है, 1-2 साल का होता है, उसके बाद वो अपने यहाँ पे ससुराल में वापस आती हैं। लेकिन तब से परदादी समझ गई थी, और जब पंडित जी बताए थे कि इस घर में कोई भी औरत प्रेग्नेंट होगी तो उसको इस घर से भेजना ही पड़ेगा। तो ये सारे के सारे लोग घर से अपना दूसरी दूरी क्यों नहीं बना ली? नहीं बनाया क्योंकि उनका बड़ा घर, उनके पूर्वजों का पुराना घर, पुश्तैनी घर था, तो उसको छोड़ नहीं सकते थे। होता है, पुराने लोग ऐसे सोचते हैं। हाँ, तो ऐसा था। तो परदादी जो थी अपने बहू को बोलती है, यानी कि दादी जी को बोलती हैं कि तुम्हें कल ही अपने मायके जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बहुत गड़बड़ हो सकता है। ऐसा ही करती हैं, बोलती शादी वादी चीजें हम संभाल लेंगे, तुम जाओ अपने मायके। जो परदादी थी, दादी को उनके मायके भेज देती हैं। उसके बाद जो दादी जी हैं उनके बच्चे होते हैं, जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी अपने मायके चले जाया करती थी। लेकिन जो निशान उनके यहाँ पे पड़ा था पीठ पे, जो उसने मारा था, वो अभी तक नहीं गया है। अभी भी है। लेकिन उनके खानदान में अभी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों ने ये सब सारी चीजें मानना बंद कर दिया। लोग सोचने लगे कि ये सब मंद बातें, अंधविश्वास है, ये सारी चीजें नहीं होती। ऐसे में ही आई थी ये जो मधु है, उनकी चाची जी, मॉडर्न शहर से आई हुई और अपने गांव में जाती हैं। तो जो दादी जी थी वो बोलती हैं कि बेटा देखो, तुमको प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे मायके जाना पड़ेगा, इस घर में कुछ प्रॉब्लम है जो तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती है। लेकिन चाची नहीं मानती, बोलती है मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती, भूत प्रेत या कोई भी चीज़ नहीं मानती। वो उस घर में रहती हैं, लेकिन रहने के बाद जब उनका बच्चा पैदा होने से पहले ही उनके पेट में अपने आप खत्म हो जाता है चाची जी का बच्चा। उसके बाद समझ जाती हैं, वो भी मान जाती है कि हाँ पक्का इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद से जो भी प्रेग्नेंट होती, जो भी बच्चा पैदा करना होता, अपने मायके जाके ही करती थी। और अभी जाके शायद उन्होंने उस घर को छोड़ दिया है, कोई और घर ले लिया है, कोई और घर पे रहते हैं। उस घर पे भी जाते आते रहते हैं, लेकिन कोई और घर पे रहते हैं। फाइनली इतने साल बाद अच्छा हुआ छोड़ दिए, क्योंकि ऐसी जगहों के साथ रहना, जिस जगह पे किसी निगेटिव एनर्जी की नजर पड़ गई है, वो सेफ नहीं होता। केवल उनके साथ तो सेफ रहेगा ही नहीं जिनके साथ ये घटना शुरू हुई थी, उनके अलावा दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। वही तो सोचो, वो उसका वास अभी भी उस घर में है। छोड़ देना चाहिए था, बहुत अच्छा किए। वही तो सोचो, मतलब क्या क्या नहीं होता इस दुनिया में। इफरीत बहुत सही में, मतलब इफरीत के बारे में पैरी नाम की एक फिल्म आई थी। हाँ। परी नहीं, पैरी कहाँ? अपनी बॉलीवुड अनुष्का शर्मा की अभी आप लोगों को अमेज़न प्राइम में आई थिंक देखने को मिल सकती है, जिसमें बहुत सही बताया गया इफरीत के बारे में, बिल्कुल फैक्ट वाली बात की गई, और वैसी ही ये शक्ति होती है, बहुत ताकतवर। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली के आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।